तो रिकॉर्ड तेजी बरकरार है भारतीय बाजारों में। हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से मजबूती के साथ भारतीय बाजार शायद ऊपर जा सकते हैं, और ठीक वैसा ही आपने देखा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, एफआईआईज का सपोर्ट है और साथ ही ढेर सारी सेक्टर चर्निंग हो रही है, जिसके चलते आप देखिए एक एक करके दिन के दौरान भी कई सारे सेक्टर्स जो हैं उभरते हुए नजर आए हैं। ऐसे में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति, कहाँ पे होगा आपको फायदा, ये सभी समझेंगे अगले 1 घंटे हमारे एक्सपर्ट से। BTST STBT आइडियाज भी लेंगे। आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं सृष्टि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक भी, और साथ ही अब ढेर सारी रणनीतियां तो आपके सामने लाएंगे ही, पर उससे पहले आपके सामने रख देते हैं बाजार की 5 बड़ी बातें, जहां पे अगर हम देखें तो एक तरफा रैली जो है वो देखने को मिल रही है। नए शिखर पर बाजार आता हुआ निफ्टी 25,900 के ऊपर है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी एक रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। 54,200 के करीब जो है निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, और HDFC बैंक से भी पूरा सपोर्ट है। देखिए हैवी वेट है, इसके चलने से देखिए इंडेक्स में तो उछाल आता ही है, बाकी सेंटिमेंट इंप्रूव होता है बाकी बैंकिंग स्पेस के लिए भी। फ्राइडे को प्राइवेट बैंक से, आज PSU बैंक्स का दिन है। आप देखिए हर जगह जो है एक अच्छी तेजी है, और SBI भी 800 के स्तर के पार निकलता हुआ आज के दिन में दिखा है, और मिड कैप PSU बैंकिंग शेयर्स भी जो है तेज दौड़ लगा रहे हैं। और आखिरी में मुंबई में जो स्टैंप ड्यूटी घटने की उम्मीद से रियल एस्टेट काउंटर्स में आज दूसरे दिन हम जबरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं। फ्राइडे को हम ही आपके लिए ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए थे, हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़े थे। इसके अलावा आज देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, ना ही सिर्फ मुंबई से जुड़े कुछ प्लेज, बल्कि DLF जैसे काउंटर्स में भी एक ज़बरदस्त एक्शन हमें आज देखने को मिल रहा है। तो ये था हाल बाजार का। ज़बरदस्त तेज़ी अपने आप को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है समझना। पर इसके अलावा और भी ढेर सारा एक्शन है। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपकी नज़र कहाँ पे है और आप कैसे देख रहे हैं बाजार का ये मोमेंटम और ये मूव। तो सृष्टि, ज़बरदस्त रैली बाजार में जारी है और आज नया शिखर बना है, और इस नए शिखर में खास मुझे ये चीज़ दिख रही है कि एक तरह से जो फेस्टिव फ्लेवर होता है ना, वो बाजार उसको धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया है। आप देखिए ऑटोज़ में लगातार रैली बन रही है। बजाज ऑटो, M&M नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं। रियल एस्टेट भले ही वो स्टैम्प ड्यूटी वाली खबर हो, लेकिन बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। छोटे छोटे मूव्स नहीं बल्कि बड़े बड़े मूव्स। DLF जैसा शेयर 4% चल रहा है। हमने शुक्रवार को देखा था कि मैक्रोटेक का शेयर करीब 7% चला था। तो ग्लोबल क्यूज बाजार के लिए सपोर्टिव हैं। FIIs का पैसा आना शुरू हो गया है, शुक्रवार को इसके पुख्ता संकेत मिल गए हैं। तो निश्चित तौर पर बाजार के लिए यहां से फिलहाल कोई अभी के लिए स्पीड ब्रेकर नहीं लग रहा है, और 26,000 का जो आंकड़ा है निफ्टी पर बमुश्किल 60 से 65 अंकों की दूरी पर वो आंकड़ा रह गया है। कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। लेकिन बाजार के लिए जो अब नेक्स्ट ट्रिगर बनने वाला है वो बनेगा यहां से जाके अर्निंग सीजन अब यहां से 2-3 हफ्ते की ही दूरी पर रह गया है। तो वहां से नेक्स्ट क्यूज बनेंगे। तब तक ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप बाजारों को देखें वो भी ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स में लगातार तेजी है। अब छोटी मोटी अगर हम चिंताओं की बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने क्रूड में कोई ज़्यादा उसके चलते असर आते हुए देखा नहीं है। क्रूड अभी भी $75 के आसपास है। हालांकि कमोडिटीज़ को लेकर एक चीज़ हो रही है कि क्या उनका जो डाउन साइकिल था क्या वो कंप्लीट हो गया है कमोडिटीज़ में, क्योंकि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। वो एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड बढ़िया है, और अच्छी चीज़ है कि आज जैसा कि आप भी बता रही थी कि HDFC बैंक वेटेज के लिहाज से बड़ा है। पिछले 4 सत्र से अगर आप देखें, 4 सत्र से लगातार चला HDFC बैंक, करीब 5.5% की एक तरफा तेजी आ गई है। 1760 रुपए के ऊपर आज ये शेयर निकला है। और HDFC बैंक के अलावा आज रिलायंस का भी सपोर्ट है। आज ऑयल एंड गैस चल रहे हैं, रिलायंस थोड़ा सा कम चला है, लेकिन फिर भी आधे % के आसपास की मजबूती है। तो जो बड़े वेटेज वाले शेयर है बाजार उनका सपोर्ट ले रहा है। और निफ्टी बैंक निश्चित तौर पर आज शुरुआत थोड़ी शांत हुई थी, लेकिन अभी 330 अंक ऊपर है। 12 में से 10 शेयर आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, और
आईसीसी बैंक लगातार तेजी के बाद आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली का शिकार होता हुआ 1.25% की कमजोरी वहां पर दिख रही है और इंडसइंड बैंक में भी करीब 3/4% के आसपास की गिरावट है। अदरवाइज ओवरऑल माहौल ठीक है। एसबीआई जैसा शेयर जो लंबे समय तक 800 रुपए के नीचे फंसा रहा, अब वो भी 800 रुपए के ऊपर जाकर ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। आज 3% के आसपास की बढ़िया तेजी एसबीआई में और उसके साथ साथ जो बाकी बैंकिंग शेयर है, बीओबी, पीएनबी, ये तमाम बैंक आज के सत्र में चल रहे हैं। तो चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार का मूड कैसा लग रहा है और क्या निफ्टी पर मौजूदा स्तर पर भी आपको लॉन्ग के ट्रेड्स लेने चाहिए या फिर 26,000 के आसपास जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बाजार वहां थोड़ा सा वक्त बिताएगा और उसके बाद 26,200 की तैयारी करेगा। निफ्टी बैंक ने तो ऑलरेडी 54,000 का आंकड़ा पार करके अब आगे कदम बढ़ा दिया है। नेक्स्ट लेवल आज हम बातचीत कर रहे थे, तो अब एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं कि नहीं 55,000 की तैयारी निफ्टी बैंक ने भी कर ली है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे तीन खास मेहमान, आदित्य अरोड़ा हैं, ध्वनि पटेल हैं और श्रीकांत चौहान हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 संदेश पर। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बाजार पर आपका व्यू क्या है और निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आप कौन से स्तर अब यहां से देख रहे हैं? नए शिखर पर तो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे नजर नहीं आता है। मुझे लगता है ये 26,000 पे एक माइनर रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर हम ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को अगर थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो मुझे लगता है कि 26,200 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बनेगा और बैंक निफ्टी के लिए 54,500 के करीब रेजिस्टेंस है, 54,500। बट यस, जैसे आज पीएसयू बैंक्स भी इस पर्टिकुलर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद हम 55,000 तक बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी हमारी यही होनी चाहिए कि काफी हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, क्योंकि मार्केट अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो काफी चल चुका है। तो कोई करेक्शन आए तो इंडेक्स में लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि काफी स्टॉक स्पेसिफिक अगर होके हम ट्रेड करते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। और स्पेसिफिकली हमें फोकस करना है यहाँ पे मेटल्स पे, और साथ ही साथ हमें लगता है कि जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं यहाँ पे भी फोकस करें, क्योंकि कई सारे पीएसयू बैंक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आए हैं और यहाँ से अगर आप इनकी फेयर वैल्यू देखते हैं या तो रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशंस भी देखते हैं, कई सारे स्टॉक्स में यहाँ से काफी अच्छी अपसाइड नजर आती है। तो ऐसे मार्केट में कुछ फेयरली आई कैन से डिसेंटली फंडामेंटली अवेलेबल स्टॉक हमें मिल रहे हैं, जिसमें अभी भी इन लेवल से पोजीशन बना के आने वाले कुछ दिनों तक इसे राइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स पर आपके लिए व्यू हो गया, लेकिन चलिए अब सीधे चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। और उसके पहले आप देखिए, दरअसल वोडाफोन आइडिया की आज कॉन कॉल होने वाली थी और उसके कुछ फाइन प्रिंट्स आ रहे हैं हमारे पास। उनका ये कहना है कि नेटवर्क में सुधार है, ऑपरेशन से नकदी में भी यानी कि कैश में भी सुधार आने की उम्मीद है और अगले 7 से 8 हफ्तों में बैंक से फंड मिलेगा, वोडाफोन आइडिया का ये कहना है। हालांकि एजीआर को भी लेकर कंपनी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं, देखते हैं कि क्या वो जो भी चिंताएं थी क्या वो भाव में प्राइस्ड इन हो गई हैं। हालांकि कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी ने ग्रोथ साइकिल को तेज कर दी है। जी हाँ, वो तो कर ही दी है। 30,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर कंपनी ने दिया है सोनी को, एरिक्सन को, सैमसंग को और नोकिया को। और हम देख रहे हैं कि आज हालांकि जहां पर शुरुआत हुई थी वोडाफोन आइडिया की, जिस स्तर तक गया करीब करीब 11 रुपये 90 पैसे के भाव के आसपास तक गया, वहाँ से फिर फिसल के अब 5-5.5% के आसपास की तेज़ी रह गई है। लेकिन निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी यहाँ से बढ़ रही है और ये लग रहा है कि नहीं, अब जो शेयर पिछले हफ्ते जहाँ का लेवल छुआ वो बॉटम बन गया है, यहाँ से हम ऊपर के स्तर देखेंगे। वोडाफोन आइडिया पर एक ज़रा व्यू लेते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे आदित्य, वोडाफोन आइडिया 11 रुपये के ऊपर ट्रेड के आप किस तरह के अवसर देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया में? देखिए अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। सबसे पहले मैं चालू करना चाहूंगा कि फ्राइडे को हमने ऑलरेडी लॉन्ग सजेस्ट किया था हमारे क्लाइंट्स को वोडाफोन आइडिया में, और मुझे लगता है एक बार इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जो ओपनिंग गैप है वो स्टॉक ने अभी तक सस्टेन करी है, तो प्रोबेबिलिटी है स्टॉक वापस एक ऊपर की तरफ दौड़ लगाए। तो मेरा व्यू न्यूट्रल टू बुलिश लगता है। एक बार ब्रेकआउट देखने को मिले जो आ सकता है 11.25 के ऊपर, तो मुझे लगता है वापस एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम बढ़ सकता है, स्टॉक 12 के लेवल को भी निकाल सकता है।
लेवल को भी निकाल सकता है। वोडाफोन ने ये भी कहा है कि कैश का जो बड़ा हिस्सा है ना, वो सरकार की जो बकाए हैं उसका भुगतान करने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्रूशियल चीज़ ये है कि 7 से 8 हफ्ते में फंडिंग मिल जाएगी और करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए जुटाने के एडवांस स्टेज में है। अब हमारी सहयोगी सृष्टि इस कॉन कॉल पर बहुत करीब से नज़र बनाए हुए हैं। सृष्टि समझती है कि उनके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है। सृष्टि? नहीं अभिषेक, वही पॉइंट जो आप हाईलाइट कर रहे थे वो आपने वेल कवर्ड किया, जहाँ पे एजीआर को रिलीफ को लेकर जो कंपनी है वो ये भी कह रही है कि देखिए उन्होंने बिजनेस प्लान्स तो अपने डेट यानी कर्ज उठाने के जो प्लान्स हैं वो बैंक्स को तो दिए ही हैं। करीब 35,000 करोड़ के अगले 7 से 8 हफ्ते में उनको लगता है कि 35,000 करोड़ वो एक कर्जा ले सकते हैं बैंक से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरे बिजनेस प्लान में जिस तरीके से वो ये जो पूरी कर्ज की रकम है उसको चुकाएंगे आने वाले टाइम में, उसमें एजीआर रिलीफ को फैक्टर इन नहीं किया था। तो उसको फैक्टर इन ना करके उन्होंने पूरा बिजनेस प्लान सबमिट किया है और उस पे जो है सबसे पैनी नज़र है कि बैंक्स किस तरीके से प्लान्स को अप्रूव करते हैं। साथ ही कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है कि कैश फ्लोज जो हैं आने वाले टाइम में वो जो है आते हुए दिखेंगे और इस कैश फ्लो से कंपनी का मेन मकसद यही रहेगा कि जितनी अपनी ऑब्लिगेशंस है, जितने कर्जे हैं फिलहाल सरकार से लिए जितने भी कर्जे हैं उनको जो है धीरे धीरे करके कंपनी ख़त्म करे और फिर बाकी जो है अपने अन्य चीज़ों में जिस तरीके के केपेक्स हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से उनमें इवेंचुअली लगाने की चेष्टा करे। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री तो आ ही रही है, पर जी हाँ स्टॉक में जिस तरीके से पिटाई हुई है अभी फिलहाल जो है हल्की रिकवरी है। हमारे एक्सपर्ट ने भी इस पे अपनी टिप्पणी दी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। शुरू करेंगे उनकी कॉल्स लेना। तो चलिए क्लोजिंग ट्रेड्स में हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। ध्वनि, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, बताइए आखिरी के 1 घंटे में कहाँ पे है आपकी नज़र? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सृष्टि और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। हमारा सबसे पहला कॉल जो यहाँ पे रहेगा वो एक बाय ट्रेड है, जहाँ पे मुथूट फाइनेंस के अंदर यहाँ पे एक बाय ट्रेड सजेस्ट करा जा रहा है। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव साइड की ही है। इंट्राडे चार्ट्स को देखिए यहाँ पे तो स्टॉक ने अपनी अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करा है। ऊपर की तरफ 2100 2140 तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1986 का लगा के चलना है। बजाज ऑटो काफी टाइम से चर्चा में रहा है ये स्टॉक, इसके अंदर वापस से यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा सेकंड बाय पिक है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस यहाँ पे 5 दिन के जो रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक करा है, तो करंट लेवल से आप बजाज ऑटो को भी बाय कर सकते हैं। 12,800 का यहाँ पे टारगेट बनता है और 11,990 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऑलराइट, तो ये 2 कॉल्स ध्वनि की तरफ से आते हुए, पर आदित्य अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए क्लोजिंग कॉल्स आपकी कहाँ पे है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए मेरी नज़र एमजीएल पे है। ये स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ पे हमने मिड कैप स्मॉल कैप की अच्छी खासी पिटाई देखी लास्ट 1-2 हफ्ते में। ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था विद गुड स्ट्रेंथ और कुछ 1-2 हफ्ते में देखिए स्टॉक में सिग्निफिकेंट वॉल्यूम भी देखने को मिला है, तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशंस का इसमें इंटरेस्ट बन रहा है, तो इसमें एक बुलिश नजरिया लेंगे। 1935 में बाय कर सकते हैं, 1860 में रखेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 2020 से लेके 2050। ये पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर को बाय कर सकते हैं 1040 में और स्टॉप लॉस रहेगा 970 का और टारगेट रहेगा 1110 से लेके 1150। ये तो चलिए ये 2 कॉल्स आदित्य की तरफ से आते हुए हम देख रहे हैं कि ऑटो काउंटर्स जो है हमारे एक्सपर्ट्स को काफ़ी पसंद है। पर अब श्रीकांत आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपकी भी नज़र किसी ऑटो स्टॉक पे है? कहाँ पे है आपकी और अन्य सेक्टर्स कौन से आप फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं? श्रीकांत शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। या करेक्ट। वैसे देखिए अगर सृष्टि अगर ऑटो की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ है। कई सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल से लेकिन काफी चल चुके हैं। तो बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुझे लगता है इन दोनों में काफी अच्छी तेजी है, ये तेजी बरकरार रहेगी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक
अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर ट्रेडिंग कॉल की अगर बात करें, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स का अगर कोई अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। 153 154 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, सो 154 के करीब अगर इसे खरीदते हैं तो 147 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है स्टॉक कम से कम 160 से लेकर 169 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इस पे रेकमेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम तेजी लौटी है और कई सारे स्टॉक अपने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब मिल रहे हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो 900 के करीब या 800 के करीब या 800 के नीचे मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि 245 के करीब अगर इसे लॉन्ग करते हैं तो यहाँ से जो इसमें तेजी बनेगी वो कम से कम इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ से 260 से लेकर 200 का 270 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। और अगर स्टॉप लॉस रखना है तो काफी नियर बाय का स्टॉप लॉस है, 234 का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल से बैंक ऑफ बड़ौदा का भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, दो शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा स्टील हैं श्रीकांत जी के रडार पर और दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पर हैं। 255 से 270 के टारगेट होंगे बीओबी के लिए, 234 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। और टाटा स्टील के लिए भी जो टारगेट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। टाटा स्टील का टारगेट होगा 160 रुपये और 169 रुपये, ये दो टारगेट हो गया आपके लिए। तो सारी की सारी जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब एक काम करते हैं, हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं विवेक कारवा विद इन्वेस्टमेंट के। विवेक, एक बार जरा ना आपसे आगे बढ़ने से पहले वोडाफोन पर व्यू ज़रूर लेना चाहेंगे। अभी कॉन कॉल के हाईलाइट्स आ रहे हैं। मेजर हाईलाइट ये है कि कंपनी कहना है कि 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने के लिए जो बैंकों से बातचीत चल रही है, एडवांस स्टेज में है, वो फंडिंग हो जाएगी और कंपनी ने ग्रोथ साइकिल तेज कर दी है। हालांकि देखिए बाजार को बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हो पा रहा। अभी थोड़ी देर पहले जो शेयर था 5.5-6% वो बढ़त रहेगी, ये सिर्फ 40 पैसे के आसपास की, यानी कि 3.25%। आपका क्या व्यू है वोडाफोन को लेकर? गुड आफ्टरनून और सभी को गुड आफ्टरनून। तो आपने वो कहानी सुनी है ना, शेर आया लेकिन शेर आता नहीं है। तो यही यही चक्कर होके रखा है वोडाफोन के साथ। और अगर शेयर आ भी जाए तो जहाँ पे आपका डेट मतलब समझ लो कि अगर इतना बड़ा ही 35,000 कुछ भी नहीं है उस डेट के सामने, तो अगर इतना बड़ा डेट है और अगर थोड़ा बहुत फंडिंग आ जाता है तो क्या फंडामेंटली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे क्या? मुझे डाउट है। हाँ, ये ऐसे होके रखा है कि पेशेंट आईसीयू में है और जब जब लगता है कि पेशेंट मरने वाला हो, आप उसको ऑक्सीजन या जो भी बूस्टर डोज देके आप उसको जिंदा रख रहे हो। ये हालत होके रखी है। जब तक कोई भी बिजनेस में क्या चाहिए होता है अभिषेक, या तो आपके कस्टमर बेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, आप ज्यादातर डेट फ्री होना चाहिए, प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है इधर? यहाँ पे आपका कस्टमर बेस भी हर महीने उठ रहा है और डेट हाई लेवल्स पे आज भी प्रॉफिट आप कमा नहीं पा रहे हो। तो इसके कारण मुझे नहीं लगता है कि बहुत फंडामेंटली कुछ है कंपनी में। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में बस एक ही उम्मीद है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे चल के हो सकता है कि सरकार डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि डुओपोली रहे, तो इसके लिए कंपनी को बचाने के लिए सरकार डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करे और फिर एमटीएनएल, बीएसएनएल और वोडाफोन का विलय होके एक सिंगल कंपनी आपको बनती हुई दिखे। तो ये अगर होता है तो हो सकता है कि कंपनी ठीक ठाक करे आगे चल के। लेकिन जब 7,000 कंपनीज अवेलेबल है बाजार में, कोई जरूरी नहीं है आप वोडाफोन के पीछे ही लगे रहो। मतलब बहुत बहुत कंपनीज अवेलेबल है अगर आपको सही में निवेश करना हो तो। ऐसे डिस्क्लोजर, वोडाफोन का कनेक्शन है मेरे पास और कुछ नहीं है। अच्छा विवेक जी, एक काम करते हैं ना, थोड़े से ना पॉजिटिव बातें कर लेते हैं वोडाफोन के बारे में। मान लीजिए कि आपने जो कुछ नेगेटिव कहा कि नहीं कैश फ्लो की दिक्कत है, डेट है, एजीआर वाला इशू है, सब्सक्राइबर लॉसेस हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या ये नेगेटिव्स, अभी तो एफपीओ के नीचे वाला भाव है, ये 11 रुपये से नीचे ही कारोबार कर रहा है, क्या ये सारी चीज़ें प्राइस्ड इन नहीं है? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव्स देखें तो अभी कह रहे हैं कि शायद सरकार डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। दूसरी चीज़ ये है कि ऑलरेडी हम ऊपर से देख रहे हैं कि 40% शेयर नीचे आ गया है। तीसरी चीज़ कि अभी भी इनके पास 18 करोड़ सब्सक्राइबर हैं
ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं है। तो क्या इन पॉजिटिव्स के दम पर यह मान के चलें कि जो नेगेटिव्स हैं, जो नकारात्मक चीजें भाव में शामिल हैं, और यहां से जो होगा बेहतर ही होगा? देखिए, इनके पास जो टोटल सब्सक्राइबर है इनटू आप कर लो मल्टीप्लाइड बाई जो ARPU है उनका, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो जो ARPU है उससे आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर आप देखो कितना डेट है और इतना रेवेन्यू। ये तो मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग सर्विस कर पाएंगे क्या? बहुत आपको खुद को दिखेगा कि बहुत दिक्कतें वाली बात है यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा, जब बाजार में इतनी सारी कंपनीज अवेलेबल है, इसके पीछे जो कंफ्यूजन हो, अब मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भी ये नहीं मालूम कि आगे चल के कंपनी में क्या होने वाला है। अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो हो सकता है कंपनी बची रहे, नहीं तो ये धीरे धीरे आप समझ लो स्पाइस जेट की कैटेगरी में मैं डाल रहा हूँ इसको भी। एक और चीज थी, देखो टोटली लॉस्ट आउट हो गया मैं भी, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें, हाँ ये बोल रहा था कि कंफ्यूजन इतना है कि आप ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स भी देख लो। थोड़े दिन पहले आया था एक रिपोर्ट 3.5 टारगेट, आज आता है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा, ऊपर भी जाएगा। तो मैं इसकी मानूं, किसकी मानूं, किसकी मानूं? तो मेरा एनालिसिस तो कहता है कि मेरे दूर रहना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल अगर कमजोर दिखता है, और देखिए बाजार इस स्तरों में है जहां पे ऑल टाइम हाई है। अगर यहाँ पे आपको अगर ये स्टॉक अच्छा नहीं करते हुए दिख रहा है, आगे चल के अगर बाजार में कोई भी करेक्शन आता है तो फिर क्या होगा, ये भी आपको देखना होगा। तो अब मैं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट मानूं, आपको बताना पड़ेगा। 3.5 वाली मानूं या फिर ऊपर वाली मानूं? विवेक, वैसे तो ₹2.5 के भी टारगेट्स हैं, 15 के भी हैं, 24 के भी हैं, पर आप ये भी बता दीजिए, आप कस्टमर तो हैं, पर क्या आप हैप्पी कस्टमर हैं या फिर वहां पे भी दिक्कतें दिख रही हैं आपको? कस्टमर तो सृष्टि मैं 2001 से हूँ। 2001 में RPG हुआ करता था, उसके बाद में एयरसेल हुआ, उसके बाद में वोडाफोन हुआ। तो मैं 2001 से हूँ, और जो मेरा नंबर है मैं पब्लिक में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 500 रुपया घूस दे के लिया था उस समय। तो तो इतना लंबा कस्टमर हूँ और मैं हैप्पी कस्टमर हूँ, कोई इशू नहीं। तो चलिए, एटलीस्ट चैनल चेक्स में आपको हम इंक्लूड ज़रूर करेंगे कि आप एक हैप्पी कस्टमर ज़रूर हैं। पर जी हाँ, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, और हमने भी आज पूरे दिन के दौरान एक एनालिसिस ज़रूर रखा था हमारे दर्शकों के सामने, बुल और बेयर के सिनेरियो वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, कई सारी चीज़ों में जो है एक अटकलें आती हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, और ब्रोकरेजेस भी क्या कुछ कहते हैं ये हमने बताया था। तो अब देखिए, अब इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना है कि उनको क्या कुछ इसमें रणनीति बनानी है। पर चलिए, इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हमारे सभी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उनसे हम और भी ट्रेडिंग आइडिया समझेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में है 140 अंकों के आसपास की तेजी, 26,000 के स्तर से बस थोड़ी सी दूरी रह गई है, 60-65 अंकों के आसपास की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 350 अंकों की बढ़िया तेजी है। आज स्ट्रेंथ मिल रही है SBI के शेयर से और HDFC बैंक के शेयर से भी, और बाकी सरकारी बैंक भी आज मजबूत है। लेकिन एक ऑप्शंस का बढ़िया ट्रेड आपके लिए खोजते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। और ऑप्शन का शानदार ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के विनय रजानी। विनय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करना है अभी? जी, गुड आफ्टरनून। तो मेरी तरफ से एक PSU बैंक में ही कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। काफी लंबे अरसे के बाद में हमने निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे बनते हुए देखा है, तो अच्छा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। और जिस तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का अभी परफॉर्मेंस रहा है, तो अभी PSU बैंक्स में भी एक कैचअप रैली हो सकती है, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि लार्ज के PSU बैंक में से SBI में हम कॉल ऑप्शंस ले सकते हैं। तो अभी एक्सपायरी नजदीक है, तो नजदीक एक्सपायरी है, तो अभी आप लार्ज कैप में आप एट द मनी कॉल लेना चाहिए SBI में। तो SBI का 800 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सितंबर मंथ का 9 रुपए के आसपास मैं रिकमेंड करता हूँ, जहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 5 रुपए का लगाना है और अपसाइड में आपका टारगेट रहेगा 16 रुपीज। तो इसमें जो अगर स्टॉप लॉस से गिनते हैं तो मैक्सिमम लॉस पर एक लॉट के ऊपर मैक्सिमम लॉस जो है वो 3,000 रुपए होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो इसमें 5,250 तक का हो सकता है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी PSU बैंक्स में से, खास करके SBI में। तो ये कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं।
ठीक है, शुक्रिया विनय। तो SBI की 800 वाली कॉल खरीदनी है 9 रुपए के भाव पर, सितंबर सीरीज की है, मौजूदा सीरीज की। लक्ष्य 16 रुपए, स्टॉप लॉस 5 रुपए, अधिकतम मुनाफा 5250, अधिकतम नुकसान 3000 रुपए का। लेकिन स्टॉप लॉसेस को एकदम बिल्कुल सही से पालन कीजिएगा, अदरवाइज होता क्या है कि 10 में से 9 लोग नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहीं ना कहीं नहीं होती है। और जो औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। आपकी स्क्रीन पर ये हमारा F&O ट्रेडिंग को लेकर स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर। ठीक है, तो आपके लिए SBI में मौके बनते हुए दिखेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सेलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में भी तेज़ी है, और हाल फिलहाल भी हमने तेज़ी देखी है। ये तेज़ी क्यों बन रही है? क्योंकि आप देखिए ग्लेनमार्क में, ग्रेन्यूल्स में बढ़िया आज रौनक पर कारोबार हो रहा है। हमारे सहयोगी जिन्हें नागर जुड़ गए हैं कुछ और डिटेल्स लेकर। जिन्हें बताइए, फार्मा शेयर क्यों चल रहे हैं, ये सेहत बढ़िया क्यों है? जी, तो फार्मा स्टॉक्स में हमें काफ़ी दमदार तेज़ी देखने मिल रही है। अगर आज देखेंगे तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज का टॉप सेक्टोरल गेनर है। और अगर पिछले 12 महीने के रिटर्न्स देखें कि शेयरों ने कैसे दिए हैं, तो सबसे पहला हमें निकल कर आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। 110% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स ये स्टॉक पर हमें देखते हुए मिल रहे हैं। उसी के अलावा लुपिन देखेंगे, टोरेंट फार्मा देखेंगे, 98%, 88% के रिटर्न्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। साइडस, सनोफी, नेटको फार्मा यहाँ पे भी 75% के ऊपर के हमें रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर हम की ट्रिगर्स देखें फार्मा शेयरों में, तो पहला ट्रिगर रहेगा सुपीरियर ग्रोथ जो हमें देखने मिल रही है यूएस मार्केट्स में। डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है Q2 में यूएस मार्केट्स के द्वारा। उसी के अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो गिरावट है वो कंपनी के मार्जिन्स को भी आगे चलकर हेल्प करेगा, जो कि पॉजिटिव होगा इन फार्मा शेयरों के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज डोमेस्टिकली प्राइस हाइक्स ले रही है, जो कि डोमेस्टिक ग्रोथ में भी कंपनीज को हेल्प करेगा। इसके अलावा क्रेम्स सेगमेंट एनालिस्ट के द्वारा मानना है कि क्रेम्स सेगमेंट में हमें काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ देखने मिल सकता है, और DIIs की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर हम अभी की न्यूज़ क्लोज देख लें कि आज कौन से शहरों में देखने मिले थे। पहला था डॉक्टर रेड्डीज़। US FDA ने यहाँ पर इनके एक R&D सेंटर पर इंस्पेक्शन किया था, जहाँ पे इन्होंने 0 ऑब्जर्वेशंस इशू किया है, तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। दूसरा होगा बायोकॉन कंपनी के API प्लांट जो कि बेंगलुरु में, वहाँ पे US FDA ने इंस्पेक्शन किया था, वहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस US FDA ने इशू किया है। लास्टली मैनकाइंड फार्मा फोकस में रहेगा, क्योंकि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 10,000 करोड़ का फंड रेज करने के लिए। ये फंड रेज जो होगा इशू ऑफ NCDs या फिर CPs के द्वारा हो सकता है। इसी के अलावा ग्लेनमार्क फार्मा एक और फोकस में रहेगा, क्योंकि हमें पहला तो एक US FDA ने फॉर्म 83 दिया है विद 0 ऑब्जर्वेशंस। कंपनी के एक फॉर्मुलेशन फैसिलिटी पर इंस्पेक्शन हुआ था, जो कि औरंगाबाद में। और उसी के साथ एक नोट आते हुए देखते मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया एक फास्ट लॉन्ग और अपना बाय रेटिंग भी मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है ₹1900। उनका मानना है कि अर्निंग्स मोमेंटम एज वेल एज कैश फ्लो जनरेशन आगे चलकर भी पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए, और उसी के द्वारा ग्लेनमार्क फार्मा फोकस में रहेगा। इसी के साथ अगर हम वैल्यूएशंस देख ले कौन से सारे फार्मा शेयरों के, तो सबसे महंगा स्टॉक जो हमें वैल्यूएशंस के द्वारा देखने मिल रहा है वो है डिविस लैब, 63 टाइम्स पी पर ट्रेड करता है। उसी के साथ टोरेंट फार्मा 51 टाइम्स, सन फार्मा करीब 37 टाइम्स पी पर देखने मिल रहा है। सिप्ला, जाइडस लाइफ 23 टाइम्स पी, और डॉक्टर रेड्डीज सबसे सस्ता करीब 19 टाइम्स पी पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ठीक है, शुक्रिया जिन्हें इस तमाम जानकारी के लिए। तो फार्मा शेयरों की अगर बात करें तो अमेरिका में कारोबार मजबूत है, प्राइसिंग का पावर वहाँ पर लौट आया है, और DIIs बाइंग कर रहे हैं फार्मा शेयरों में, तो वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। और एक और चीज़ है कि कच्चे माल की जो कीमतें कम है उसका भी सपोर्ट है, फार्मा शेयरों में तेज़ी बन रही है। आज ग्लेनमार्क के लिए हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद प्लांट को US FDA से क्लीन चिट मिली है, 0 ऑब्जर्वेशन, और इन्वेस्टर की रिपोर्ट आई 1900 के टारगेट के लिए। इस पर एक ज़रा आपसे व्यू चाहेंगे श्रीकांत जी। ग्लेनमार्क फार्मा हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है, लेकिन कितना आप इसमें कन्विक्शन आपका बन रहा है, क्या टारगेट्स होंगे आपकी तरफ से? बिल्कुल, तो देखिए फार्मा स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है जी। पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखें तो इसमें काफी अच्छा करेक्टिव पैटर्न था, और उस करेक्टिव पैटर्न के बाद जो रिकवरी बनी है वो हर एक स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी है। स्पेशली ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम भी जारी है। करेक्शन के बाद के रिकवरी और स्पेसिफिक न्यूज फ्लो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से कम 2000 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
तो करेक्शन हुआ है, एक अच्छा खासा हायर बॉटम बना हुआ है। मुझे लगता है 1600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है, जिसका टारगेट होगा 2050 का। ठीक है, 2050 का टारगेट होगा ग्लेनमार्क फार्मा के लिए। लेकिन 3 बज गए हैं और हमारा खास सेगमेंट मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए खबरों के दम पर कहां पर एक्शन हुआ आज दिन भर में? आज अगर हम खबरों के दम पे बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा स्टील के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है। कलिंग नगर में कंपनी जो है एक बड़ा ब्लास्ट फर्नेस का प्लांट जो है वो चालू करने वाली है। ब्लास्ट फर्नेस ये इक्विपमेंट है जो कि स्टील इक्विपमेंट, स्टील बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है और इसके चलते एक तेज़ी जो है हमें आगे जाके देखने को मिल सकती है। अगली बात करते हैं BHEL की, क्योंकि इस कंपनी को फिलहाल में ही एक EPC प्रोजेक्ट मिला है। EPC प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है वो 6100 करोड़ रुपीज़ की होने वाली है और ये बड़े प्रोजेक्ट के चलते हुए एक तेज़ी हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं NBCC की, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑर्डर विन जो है वो हमें देखने को मिला था। सब्सिडरी को 1260 करोड़ का एक ऑर्डर जो है वो मिला है और उसके बाद NBCC में भी एक अच्छा ट्रैक्शन जो है आज के दिन में हमें देखने को मिला। अगली बात करते हैं JSW इंफ्रा की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही एक ड्रेजर जो होता है इक्विपमेंट, उसकी डिलीवरी ली है। अगर हम बात करें इस डिलीवरी की तो ये सेकेंड ड्रेजर जो है उसकी डिलीवरी कंपनी ने ली थी और इसी के चलते ये जो नेदरलैंड प्लांट में ये ड्रेजर यूज होने वाला है, इसके चलते ये जो कैपेसिटी है प्लांट की कैपेसिटी वो 170 MTPA से लेके 400 MTPA तक जा सकती है FY30 तक और इसके चलते हुए एक अच्छी तेज़ी हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी। और आखिर में अगर हम बात करें फार्मा की और उसमें अगर सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की, क्योंकि यहाँ पे 2 खबरें हैं। सबसे पहले कंपनी को 0 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं फॉर्म 83 में US FDA की तरफ से और इसी के चलते हुए इन्वेस्टेक ने अभी बाय रेटिंग तो बरकरार रखा है 1900 के टारगेट के साथ, बट फास्ट लॉन्ग बाय जो है वो भी इनिशिएट किया है और इसी के चलते हुए हमने देखा कि इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे और ब्रोकरेज के दम पे इन सब स्टॉक्स में आज के दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। गौरव, ये पूरी लिस्ट के लिए तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिल रहा है, पर इस बीच आप देखिए निफ्टी बैंक लगभग 400 अंकों की तेज़ी दिखा रहा है और हम कई समय से डिस्कस कर रहे हैं कि PSU बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं एक फिर से अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। पर इसके अलावा आज लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स भी काफ़ी अच्छा मूव कर रहे हैं। ध्वनि, आपसे समझना चाहेंगे कोई लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक जहाँ पे आपका BTST आइडिया हो, क्योंकि आप देखिए डे हाई पे SBI लाइफ, HDFC लाइफ ये दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं। कैसे देख रही हैं आप इनको चार्ट्स पे? सृष्टि, मैंने HDFC लाइफ को ही पिक करा था यहाँ पे वन ऑफ माय BTST ट्रेड्स के तरीके से। यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो इसका है वो मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर आप डेली चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक ने एक अपना बॉटम फॉर्मेशन बनाया है नीचे 695 से लेके 690 के लेवल के पास और आज के सत्र में अगर आप देखें तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उसको स्टॉक ने यहाँ पे ऑन द हायर साइड क्रॉस करा है। इंट्राडे चार्ट्स पे भी यहाँ पे एक काफी प्रॉमिसिंग अपवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। तो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 750 से लेके 755 का ये टारगेट्स बनते हैं इसके अंदर और आपको जो स्टॉप लॉस के तौर पे यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो नीचे की तरफ में आप 714 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो HDFC लाइफ ध्वनि के रडार पे ऑलरेडी था। माफ़ कीजिएगा ध्वनि, हमें पता नहीं था कि आपके BTST आइडिया के लिए ये, पर हमें यकीन पूरा है कि आप कोई और स्टॉक भी जल्द ही लेकर आएंगी हमारे दर्शकों के लिए। पर आज जिस तरीके का रीबाउंड है, ऐसे में आदित्य एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि BPCL और HPCL को आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं? काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं ये स्टॉक्स, क्रूड के मूवमेंट से भी इम्पैक्ट होते हैं, पर जिस तरीके से भारतीय बाज़ारों, इंटरनेशनल बाज़ारों में थोड़ा सा क्रूड स्टेबलाइज हो रहा है, क्या आपको लगता है यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री के मौके तलाशने चाहिए? ये जो काइंड ऑफ रिकवरी हम देख रहे हैं, अगर आप HPCL में देखें तो स्टॉक में गिरावट थी 457 से लेके 392, बट आज का जो बाउंस है काफी शैलो है और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम है, तो मैं कहूंगा HPCL को तो अवॉइड करें। और BPCL में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है, बट मुझे लगता है कि अराउंड 350 अगेन एक हर्डल है स्टॉक के लिए, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। बट छोटे नजरिए में अगर आज के तारीख में एक बाय लेना है तो BPCL पे ले सकते हैं। 338 में स्टॉप लॉस लगाए 332 का और टारगेट लगाए 343 से लेके 347।
तो ये नज़रिया बीपीसीएल और एचपीसीएल में एचपीसीएल के मुकाबले जो है बीपीसीएल का चार्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। पर इसके अलावा हम देखें तो ऑटो शेयरों में तो ज़बरदस्त एक्शन आप देखिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में हमने आपको बताया कि क्या कुछ एनालिस्ट मीट से निकल कर आया। इसके अलावा ऑटो टू व्हीलर काउंटर्स में भी हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये दोनों ही निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। ऐसे में एक ऑटो एंसिलरी कंपनी मिंडा कॉर्प ये भी लगभग 5.5% की मजबूती दिखा रही है। और श्रीकांत, एक बार आप इस पे राय दीजिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कई दिनों से जो है एक थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड में ये था स्टॉक। आज ना ही सिर्फ उसको नेगेट किया है बल्कि अपने मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर निकला है। पर श्रीकांत, क्या आपको पसंद आ रहा है इन स्तरों पे? क्या आप कोई बाय रिकमेंड करेंगे इस पे? तो देखिए, वैसे अगर हम ऑटो और ऑटो एंसिलरी की बात करें तो हम बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि इसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एक के बाद एक हम कोई ना कोई स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देख लेते हैं। अच्छे करेक्शन के बाद ये स्टॉक में रिकवरी बनी और पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो ये स्टॉक तकरीबन 500-520 के करीब था और वहां से उसने तेजी बनाई। जैसे आपने कहा कि सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो बिल्कुल, बट मैं कहूंगा कि 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ये पर्टिकुलर इस स्टॉक के लिए काफी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि सपोर्टिव रहता है। और कभी भी अगर इस स्टॉक में करेक्शन आता है तो वो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के करीब बॉटमिंग फॉर्मेशन बनाता है और ऐसे पास में कई बार हुआ है। हमें लगता है कि इस बार भी उसने उसी लेवल्स को रिटेस्ट करके रिकवरी की है। लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन इंटैक्ट है, तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल व्यू हो तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले 590 के करीब। हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक 650 से लेकर 660 के लेवल्स दिखा सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक चल चुका है। पर अगर कोई करेक्शन आता है तो जो सपोर्ट लेवल्स है वो तकरीबन 570 के करीब अवेलेबल है। तो 570 से लेकर 565 के बीच में शॉर्ट टर्म पोजिशन लॉन्ग की बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 570 के आसपास जो है आप एक लॉन्ग इनिशिएट ज़रूर कर सकते हैं। मिंडा कॉर्प देखिए 50% अपना जो रेवेन्यू है वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर सेगमेंट से कंपनी कमाती है और हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही सेगमेंट्स में कई समय से जो है इंटरेस्ट बना हुआ है, मांग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और अब जब ये श्राद्ध का सीज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जब फेस्टिव सीज़न आएगा उसको लेकर भी उम्मीदें अच्छी हैं। तो इस स्टॉक को चलिए हम भी ट्रैक करेंगे। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। हम जल्द लौटेंगे और अपने एक्सपर्ट से उनके और आइडिया समझेंगे। तो बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं और बाजार की तेजी में आज फर्राटा रफ्तार भर रहे हैं ऑटो शेयर। आप देखिए एमएनएम, बजाज ऑटो, हीरो मोटो 3% से ज्यादा की तेजी तीनों की तीनों शेयरों में है और तीनों ने ही आज नया रिकॉर्ड बनाया है। हीरो मोटो का शेयर जो है अभी लास्ट आवर के ट्रेड में बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और हाई है 6,197 रुपए का, डे हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 5 सत्रों की तेजी लगातार इस शेयर में हो गई है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, चौतरफा तेजी हम देख रहे हैं बाजार में ऑटो स्टॉक्स में, आपकी कोई पसंद और ऐसा कोई शेयर जिसको फेस्टिव सीजन के लिए भी ड्राइव किया जाए? देखिए, फेस्टिव सीजन तो नहीं, लेकिन ओवरऑल जो सेक्टर है पूरा वही अच्छा लग रहा है मुझे। क्यों अच्छा लग रहा है? जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका पुराने इंजन से अब नए ईवी के तरफ, और समझ लो थोड़े दिन में हम लोग हाइड्रोजन की भी बात करने लग जाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी तेजी से हो रहा है और रफ्तार काफी अच्छी है इधर। तो मुझे लगता है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ओवरऑल ये आगे चल के भी ठीक ठाक करना चाहिए। और जहाँ पे नए नए लॉन्चेस की बात है, आई थिंक एम सबसे ऊपर आता है उस सेगमेंट में, फॉलोड बाय मारुति। और अगर आप 2 व्हीलर में देखो तो आई थिंक हीरो मोटो अभी भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स दोनों के दोनों ऐसे सेक्टर आई थिंक शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। ठीक है, तो ये व्यू विवेक जी का। लेकिन सरकारी शेयरों में अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके वहाँ पर स्ट्रेंथ लौट रही है। ऊपरी स्तरों से 20 से 25% करेक्ट हुए थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे
BHEL का शेयर करीब करीब 3% ऊपर आपको दिखेगा। BEL के शेयर को देखेंगे यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ पर भी 3% के आसपास की तेज़ी है। कोई राय श्रीकांत जी इन स्टॉक्स पर, PSUs में कहीं ट्रेड के मौके आपको दिख रहे हैं? श्रीकांत जी के पास आवाज नहीं जा रही है। ध्वनि आपसे जानना चाहेंगे, BHEL या फिर BEL, कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं लोअर लेवल से सपोर्ट लेके, कहीं कोई ट्रेड का मौका आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे ट्रेड के लिहाज से मुझे BHEL का काउंटर ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। ओवरऑल जो बॉटम फॉर्मेशन हुई है वो 200 की EMA के पास स्टॉक ने एक अपनी बॉटम फॉर्मेशन करी है, जहाँ पे करीब 250 का लेवल हम नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर पा रहे थे और कॉन्स्टेंटली वहां से एक अपवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट अगर आप इसके डेली स्ट्रक्चर को देखें तो डेली स्ट्रक्चर पे जो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे भी हमें एक पॉजिटिव क्रॉस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टॉक के अंदर जो हाल फिलहाल में अपसाइड बनी हुई है वो यहाँ पे 290 तक का एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पे दर्शा रहा है, जहाँ पे एक अपवर्ड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आप नीचे की तरफ में यहाँ पे 268 के लेवल को खास करके ध्यान में रखें। ये लेवल बरकरार रहता है तो 290 के बाद स्टॉक के अंदर फर्दर तेजी भी देखने को मिल सकती है। इसको BTST या फिर आप पोजिशनली भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो। ठीक है, BHEL में आप तेजी कर सकते हैं। आदित्य, एक शेयर आपसे हम ऑयल एंड गैस से जानेंगे। शुरुआत अच्छी की, उसके बाद उसको और स्ट्रेंथन किया, वो है गेल का शेयर। 220 रुपए के आसपास के भाव हैं गेल के। क्या सलाह होगी, क्या इसमें ट्रेड कैरी करके जा सकते हैं? क्या BTST के कैंडिडेट है शेयर ये? बिल्कुल, आपने काफी अच्छा स्टॉक ढूंढा है। आज काफी स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक चल रहा है और नीचे से भी एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है 220.17 में। स्टॉप लॉस रहेगा 210 का और टारगेट रहेंगे 230 से लेके 235। ठीक है, 230 से 235 के टारगेट। आदित्य और बताइए, और आपकी नजर कहाँ गई BTST के लिए? देखिए, मुझे मेट्रोपोलिस पसंद आ रहा है। थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी स्टॉक अच्छा है और BTST में भी थोड़ा कमाल दिखा सकता है, बट मैं ज्यादा नजरिया स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लूंगा। मेट्रोपोलिस को बाय किया जा सकता है 2180 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2120 का और टारगेट रहेंगे इसमें 2230 से लेके 2270 के। ठीक है, 2120 2230 के टारगेट और 2270 2220 2270 के टारगेट मेट्रोपोलिस हेल्थ के लिए बन जाएंगे। यहाँ पर भी आपके लिए ट्रेड के मौके बन रहे हैं। ध्वनि, आप बताइए, आपका BTST क्या होगा, कहाँ पर आपकी नजर गई है? जी बिल्कुल, एक तो HDFC लाइफ जो हमने पहले ही मेंशन यहाँ पे कर दिया था, सृष्टि ने पकड़ लिया वहां पे हमारा स्टॉक। और दूसरा यहाँ पे मुझे जो काउंटर पसंद में आ रहा है वो है IGL का काउंटर। IGL के काउंटर में भी अगर आप देखें तो स्लो एंड स्टेडी बाइंग एक्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इंट्राडे 30 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पे ग्राउंडिंग फॉर्मेशन है, जिसका ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 560 रुपए तक के अपमूव इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। BTST के तौर पे आप यहाँ पे 555 रुपए का भी टारगेट कंफर्टेबली लगा सकते हैं और नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके यहाँ पे 540 का लेवल है, उसको ध्यान में रखना रहेगा। ये लेवल यहाँ पे बना रहता है तो स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो फर्दर ऑन द हायर साइड बना रहेगा। ठीक है, 540 का स्टॉप लॉस, 555 के टारगेट IGL के लिए। IGL के साथ अगर आप देखेंगे तो MGL का शेयर भी चल रहा है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है ना वो IGL में निश्चित तौर पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा विजिबल वहां पर दिखेगा। श्रीकांत जी, आपके BTST के सौदे कौन से हैं? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ITC एक ऐसा स्टॉक है कि जहां पे एक अच्छा खासा कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बन रहा है। पिछले कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने एक ब्रेकआउट पॉइंट पे आ चुका है और यहाँ से वो 518 519 के लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 530 से लेकर 34 के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से ITC को लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 512 रुपए का और टारगेट्स यहाँ पे रखे 534 रुपए के।
तो चलिए आईटीसी पे भरोसा आ रहा है श्रीकांत का। 500 के ऊपर निकला था तो हमारे एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट भी किया था, पर 517 के लेवल्स दिखा रहा है और आप देखिए यहाँ पर उनकी कॉल आती हुई। पर आज इस तरीके से प्रॉपर्टी काउंटर्स आपको अच्छा मूव दिखा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी की कटौती को लेकर इजीना स्वदेश की खबर का आज भी रियल एस्टेट शेयरों पर असर देखने को मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज हो या मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पे शानदार तेजी आप देख पाएंगे। आइए इस खबर से जुड़ी और डिटेल समझते हैं। अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग बताइए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार जो है वो फेस्टिव सीज़न में घर खरीदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। हमसे खास बातचीत में महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे ने साफ कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले सरकार की मंशा है कि स्टैम्प ड्यूटी के अंदर राहत दी जाए, जिससे ओवरऑल जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि सरकार का मानना है कि जिस तरह से कोविड के दौरान 3% और 2% की जो स्टैम्प ड्यूटी में राहत दी गई तो उससे रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त बढ़े थे। केवल एक तिमाही के अंदर ही 90,000 से ज़्यादा यूनिट्स की जो है वो बिक्री हुई थी। तो उसी तर्ज पे फेस्टिव सीज़न के अंदर महाराष्ट्र सरकार की तैयारी है कि स्टैम्प ड्यूटी के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाए। महिलाओं को महाराष्ट्र के अंदर वैसे भी 1% की स्टैम्प ड्यूटी में छूट है और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले 1% की और छूट दे सकती है और इसको लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ बातचीत चल रही है और अगले एक हफ्ते के अंदर इस पे फैसला आने की उम्मीद है। तो ये एक बड़ी वजह है जिससे जो रियल एस्टेट कंपनियां जिनको काफ़ी राहत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि मुंबई जैसा जो शहर है यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है देश के अंदर सबसे महंगी प्रॉपर्टी है और स्टैम्प ड्यूटी की अगर हम बात करें तो 6% स्टैम्प ड्यूटी जो है मुंबई में घर खरीदने पर देनी पड़ती है। उसके अलावा मुंबई के MMR रीजन की अगर हम बात करें तो थाने, नवी मुंबई में 7% स्टैम्प ड्यूटी है। पुणे जैसे शहर के अंदर 7% स्टैम्प ड्यूटी है। तो घर खरीदारों को अगर 1% की भी अगर छूट दी जाती है तो डेवलपर्स का कहना है कि वो भी जो है वो कुछ ऑफर देंगे और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए उनके लिए काफ़ी बढ़िया मौका होगा। इसके अलावा हाउसिंग मिनिस्टर ने एक और बड़ी बात इटीना स्वदेश से कही है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर जो सरकार की मंशा है नई हाउसिंग पॉलिसी को भी लागू करने की, उसका ऐलान करने की। और हाउसिंग पॉलिसी के अंदर उन्होंने जो प्रीमियम चार्जेस होते हैं उसमें कटौती की बात की गई है। तो जो मुंबई के अंदर एक प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 से 40% जो प्रीमियम चार्जेस में देना होता है, तो प्रीमियम चार्जेस में भी अगर कटौती होती है तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कम होगी और उससे डेवलपर्स को फ़ायदा होगा और डेवलपर्स उस फायदे को ग्राहकों को भी पास ऑन करेंगे। तो होम बायर्स है उनको भी फ़ायदा होगा। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो मुंबई का रियल एस्टेट है या फिर जो महाराष्ट्र में घर खरीदने वाले लोग हैं उनको फेस्टिव सीजन के अंदर बड़ी सौगात मिलेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। आपकी खबर का सीधा असर हम देख पा रहे हैं सभी काउंटर्स में, खास तौर से वो स्टॉक्स जो कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपोजर है, चाहे वो सनटेक रियल्टी हो या गोदरेज प्रॉपर्टीज़। आप देख लीजिए मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा, यहाँ पर भी एक अच्छी मजबूती है। और ना ही सिर्फ ये अनुराग, आपकी खबर के चलते एक पूरे स्पेस में एक एक्शन हमने देखा है। कई सारे स्टॉक्स हैं, चाहे आप ओबरॉय रियल्टी देखें, प्रेस्टीज स्टेट्स देखें, ये सारे भी एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। एक बार आदित्य आपसे समझना चाहेंगे कोई स्टॉक जो कि स्टैंड आउट करता है आपके लिए, क्योंकि सुबह तो आदित्य अग्रवाल थे हमारे साथ और उन्होंने DLF हाईलाइट किया था जब स्टॉक में लगभग 0.5% की तेज़ी थी। आप देखिए DLF अभी 4% से भी ज़्यादा मजबूत होगा, तो उनकी कॉल तो सुपर हिट हुई। अगर वो सुन रहे हैं हमारा शो तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। पर अभी फिलहाल आदित्य आपकी राय, कोई और काउंटर जहां पे नजर रखनी चाहिए? देखिए, सारे अगर रियल एस्टेट पैक को एनालाइज करें तो सबसे अच्छा बेहतरीन परफॉर्मर गोदरेज प्रॉपर्टी भी रहा है और आज की जो वॉल्यूम है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे मोमेंटम बना है उसी के साथ जाना चाहिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टी अभी भी एक बार छलांग लगा सकता है 52 वीक हाई की तरफ, जो प्लेस्ड है 3405 के आसपास। तो यहाँ से भी एक बाय की रणनीति है, नजरिया है 3153 में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3030 का और टारगेट रहेंगे 3400 के, 3450 के।
तो गोदरेज प्रॉपर्टीज आज की 7% की तेज़ी के बाद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आदित्य को इस काउंटर पर नज़र रखिए। पर ध्वनि, एक बार आपसे समझना चाहेंगे ABFRL के बारे में। देखिए, जब ट्रेंड जैसे काउंटर्स के साथ पिछले 1-2 महीने में जहाँ पे हम देखते थे कि एक इनका कंपैरिजन होता था कि ट्रेंड के स्टॉक जिस तरीके से वैल्यूएशन दिखा रहे हैं और ABFRL यहाँ पे भी एक वैल्यूएशन गैप के चलते आप एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे। ऐसे में एक बार श्रीकांत, क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? देखिए, तो वैसे अभी शादी का सीजन आने वाला है और जब भी हम अक्टूबर नवंबर के पर्टिकुलर क्वार्टर में आते हैं तब हमने देखा है कि जो तेजी बनती है वो इन्हीं काउंटर्स में बनती है और इसी वजह से हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में आया है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं और अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक भी आ चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, टेक्निकल फॉर्मेशन भी अच्छा है और यहाँ पे अगर पोजिशनल व्यू बनाते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम हमें वापस अपने प्रीवियस हाई क्रॉस करने के बाद 400 के करीब जाते हुए दिख सकता है। तो इसके जो प्रीवियस ऑल टाइम हाईज थे वो थे सृष्टि समवेयर क्लोज टू 360 और 360 को क्रॉस करने के बाद हमें लगता है कि लगभग 10-15% की तेजी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसमें एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है और स्टॉप लॉस जो रखना है हमें वो हम रखेंगे एट 320। तो 320 का स्टॉप लॉस रखें और 360 और 400 के टारगेट्स हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को लॉन्ग करने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, 320 का स्टॉप लॉस, 360 और 400 के टारगेट होंगे आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के लिए। ध्वनि, क्विकली आपसे राय चाहेंगे, ट्रेड नहीं चाहिए, राय चाहिए बस। वो ये कि एस्कॉर्ट्स जिनके पास लॉन्ग हैं 2 दिन में करीब करीब 11% के आसपास की तेजी हो गई है, कैरी करें इसको? 4400 तक के भी अपमूव इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा। कौन सा लेवल बताया ध्वनि आपने? 4400 या 4400 तक के इसके अंदर जो है वो तेजी बनी रहेगी। डेफिनेटली इसको कैरी करना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे 4100 लेवल के पास। ठीक है, स्टॉप लॉस आप रख लीजिए 4100 का और 4400 की तैयारी कर लीजिए आप एस्कॉर्ट्स में। तो आज क्लियरली ऑटो शेयरों का फिर से एक दिन, हमने शुक्रवार को भी देखा था कि बहुत ही तेज रफ्तार से ऑटो शेयर चले थे, तब M&M में लीड किया था। आज भी M&M में शानदार तेजी 3-3.25% के आसपास की। M&M, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, आज इन तीनों शेयरों ने ना सिर्फ रिकॉर्ड हाई बनाया बल्कि निफ्टी को भी स्ट्रेंथ देने में मदद की है। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में अगर आप देखेंगे ये तीनों के तीनों शेयर आज आपको शामिल दिखेंगे। 3000 रुपए के ऊपर M&M पहुंचा है और 12,350 रुपए के ऊपर निकला है बजाज ऑटो नए शिखर पर। और हीरो मोटो ने भी आखिरी के घंटे में बहुत अच्छी रफ्तार दिखाई है। साथ साथ एस्कॉर्ट्स में 2 दिनों में करीब करीब 11% के आसपास की बेहतरीन तेजी हमने देखी। तो आज नई ऊंचाई पर बाजार बंद होने की तैयारी में है। निफ्टी की बात करें 135 अंक ऊपर 25,930 के आसपास आपको दिखेगा। सेंसेक्स में 340 अंकों की तेजी करीब करीब। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में 290 अंकों की बढ़िया तेजी पर आपको आज क्लोजिंग होते हुए दिखेगी। 54,000 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक आज क्लोज कर रहा है। निफ्टी आईटी में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है, आधे % के आसपास की आज हमने वहां पर गिरावट देखी। लेकिन रियल एस्टेट में अच्छी रौनक बनी है। महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी में कटौती की जो खबर आ रही है उसके चलते आज वहां पर माहौल अच्छा रहा। निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड पर पहुंचा है। 60,600 के ऊपर की आज हम इसमें क्लोजिंग देख रहे हैं। और निफ्टी का स्मॉल कैप 100 भी आज हम देख रहे हैं कि 1% की मजबूती के साथ 19,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। आज अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आयशर में थोड़ी कमजोरी रही है 1.5% के आसपास की। आईसीसी बैंक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, करीब 1-1.25% नरम ये रहा। आईसीसी बैंक के अलावा इंडसइंड बैंक में हमने कमजोरी देखी 1% के आसपास की। उसके अलावा जो भी आपको शेयर देखेंगे या तो आईटी के होंगे या फिर वो मेटल काउंटर होंगे। लेकिन बैंकिंग में शानदार जोश। एचडीएफसी बैंक लगातार 4 सत्र चल चुका है। 4 सत्र में 5 से 5.5% के आसपास की तेजी हो चुकी है।
1750 रुपए के ऊपर पहुंच गया है HDFC बैंक का शेयर। और उसके अलावा SBI जो थोड़ा सा लगाड़ था, थोड़ा पीछे छूट रहा था, वहां पर भी स्ट्रेंथ आई है। आज SBI ने 800 रुपए का आंकड़ा पार किया है और आज इस पर ऑप्शंस के जरिए भी विनय रजानी ने आपको गाइड किया था आपको ट्रेड करने को लेकर। ठीक 800 रुपए 20 पैसे पर आज की क्लोजिंग हो रही है SBI की। तो बढ़िया सत्र, बढ़िया क्लोजिंग, ग्लोबल बाजारों का दम, FIIs की बाइंग, ये तमाम चीजें हैं जो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रही हैं और आज मूड अच्छा करके जा रहे हैं। कल बिल्कुल हमारी नजर होगी 26,000 के आंकड़े पर। देखते हैं ग्लोबल बाजारों से सेंटिमेंट किस तरह से रहते हैं ओवरनाइट, लेकिन 26,000 की तैयारी आप कर लीजिए। 50-60 अंकों की ही दूरी रह गई है। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन इसके पहले अपने तीनों मेहमान से हम ये समझ लेते हैं कि उनकी